बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ बनाने वाले हैं और इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इस लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म की तरह एक तो ईजी नहीं है, दूसरा ये कि ये उनके साथ इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड है। यानी अगर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म सीख लें और हमें प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म नहीं आएगी तो हम मेटाबॉलिज्म कॉन्सेप्ट अच्छी तरह नहीं सीख सकते, क्योंकि सर्टेन ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड की अगर कमी हो जाए तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है प्रोटीन। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म सीखना इस लिहाज से हमें बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लिपिन कोड के चैप्टर नंबर 19 से हम शुरू करेंगे, जिसका नाम ये है जी टाइटल अमाइनो एसिड एंड नाइट्रोजन डिस्पोजल। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म में तो ये होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं बॉडी के अंदर और जितनी नीडेड हो वो यूज़ हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगी, जबकि लिपिड के अंदर हमारे पास टैग ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर होंगी। ठीक है, जबकि जो प्रोटीन है इसमें ऐसा नहीं होता। प्रोटीन ये होता है बॉडी के अंदर बाहर से इंजेस्ट किया हमने प्रोटीन फूड के जरिए, बॉडी के अंदर प्रोटीन यूज हुई, मतलब पहले को कैटाबॉलिज्म होगी, अमाइनो एसिड डिफरेंट प्रोटीन बनाने के अंदर यूज होंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड या प्रोटीन होंगी वो बॉडी के अंदर से निकल जाएंगे। ठीक, तो इसलिए हमें प्रोटीन को हर बार नई प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, इंजेस्ट करने की, क्योंकि हमारे पास स्टोर तो होता नहीं है बॉडी के अंदर। तो हमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन एक नॉर्मल अमाउंट में लेनी ज़रूरी होती है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन की जो कैटाबॉलिज्म है इसके अंदर 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जी प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म में 2 स्टेप होते हैं। एक हमारे पास होता है जी रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप और दूसरा होता है डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन। अच्छा, जो अमाइनो ग्रुप की रिमूवल है ना, इसके 2 स्टेप्स होते हैं, यानी 2 तरीक़ों से अमाइनो ग्रुप है जो अमाइनो एसिड का वो रिमूव हो सकता है। पहला स्टेप होता है जी ट्रांसअमाइनेशन। इंशाल्लाह इसकी हम डिटेल आगे जाके देखेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। ट्रांसअमाइनेशन और दूसरा होता है डीअमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक है, तो होता क्या है हमारे पास अमाइनो एसिड जो होता है, अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड हमारे पास उसमें से अमाइनो ग्रुप जो है अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और जबकि हमारे पास दूसरा बचता है कीटो ग्रुप, कीटो एसिड। ठीक है, कीटो एसिड, तो ये होता है कार्बन स्केलेटन। कीटो एसिड जो होता है ये होता है कार्बन स्केलेटन। अच्छा, ये जो अमोनिया है ये बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया या यूरिया की फॉर्म के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर इसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी, एक्सक्रीशन, क्योंकि टॉक्सिक कंपाउंड है तो इसको बॉडी की ज़्यादा ज़रूरत निकालना ज़रूरी होता है। अब ये जो कीटो एसिड है ये है हमारे पास कार्बन स्केलेटन। ठीक है, अब ये जो कीटो एसिड है अब इसकी होगी डिग्रेडेशन। अब जब कीटो एसिड की जो डिग्रेडेशन होगी, दूसरा स्टेप ये है हमारे पास प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म में, कीटो एसिड की डिग्रेडेशन होगी तो कार्बन स्केलेटन जब भी टूटता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, यानी जो कीटो एसिड है वो डिफरेंट जो एनर्जी रिलीजिंग जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जिस तरह सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया उसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट यूज होता है, तो वो यही कीटो एसिड होता है। ठीक है, इस तरह प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगी हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास आता है ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली होता ये है, मैं आपको समझाऊँ इसके, हम प्रोटीन जो है प्रोटीन को हम इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, प्रोटीन को हम करेंगे जी इंजेस्ट की हमने प्रोटीन को इंजेस्ट करने के बाद प्रोटीन जो है कैटाबलाइज होगी, कैटाबॉलिज्म होती है प्रोटीन की, कैटाबॉलिज्म के अंदर अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं प्रोटीन के। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या काम करते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, ये बनाती है डिफरेंट प्रोटीन्स, बॉडी की जो नेसेसरी जो ज़रूरी प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड बनाते हैं। अब जब इनकी लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है इन प्रोटीन का, तो ये प्रोटीन बॉडी के अंदर से हो जाती है रिमूव, तो दोबारा ये अमाइनो एसिड के अंदर डिग्रेड होंगी, अमाइनो एसिड्स फिर इसी तरह टूटेगा अमाइनो एसिड, यानी एक अमोनिया जो एक्सक्रीट हो जाएगा, दूसरा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटो एसिड बन जाएगा, ये बन जाएगा कीटो एसिड। तो ये एनर्जी
देता है। ठीक है, इस तरह प्रोटीन पहले बॉडी ने इंजेस्ट की, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगी, अमाइनो एसिड रिलीज होंगे, अमाइनो एसिड से डिफरेंट दूसरी प्रोटीन जो बॉडी को नीडेड है वो प्रोड्यूस होंगी। जब उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा या बॉडी वो प्रोटीन जो बिल्कुल खत्म होने वाली बॉडी के अंदर जिनकी जरूरत नहीं रही, तो दोबारा अमाइनो एसिड में टूटेंगी, अमाइनो एसिड से अमोनिया रिलीज होगा और कीटो एसिड कार्बन स्केलेटन जिससे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म का सिंपल ओवरव्यू है। अच्छा, अब हम देखते हैं ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली अमाइनो एसिड का जो मेन जो एटम है वो है नाइट्रोजन। हम बॉडी से बाहर से ली प्रोटीन इंजेस्ट की, अमाइनो एसिड की प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म हुई, अमाइनो एसिड से नई प्रोटीन बन गई। ठीक है, तो यानी प्रोटीन का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यानी एक स्ट्रक्चर से प्रोटीन जो हमने बाहर से ली तो दूसरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगी तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती हैं प्रोटीन्स की। ठीक है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमें दो चीज़ों का, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड का पूल। अमाइनो एसिड का पूल, अमाइनो एसिड का पूल बेसिकली ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना प्रोटीन दो फॉर्म के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है फ्री फॉर्म के अंदर अमाइनो एसिड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड। यानी अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बन जाती हैं और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो फ्री फॉर्म के अंदर होते हैं। जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के तमाम सेल्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर फ्री फॉर्म के अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे तो उन सबको हम एक एंटिटी तस्वुर करते हैं, यानी उनको एक बॉडी तस्वुर करते हैं। उस एंटिटी को हम कहते हैं अमाइनो एसिड का पूल, अमाइनो एसिड पूल। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, व्हाट इज अमाइनो एसिड पूल। तो उसको हम कहेंगे द ऑल द फ्री अमाइनो एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी विच आर कंसिडर्ड एज सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड अमाइनो एसिड पूल। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्री अमाइनो एसिड है बॉडी के, उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड पूल्स। ठीक है, अच्छा, अब अमाइनो एसिड का पूल जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये हमारे पास प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर अमाइनो एसिड का जो पूल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के गिर्द सारी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म घूमती है। अब अमाइनो एसिड का जो पूल है कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है जिसकी बॉडी के अंदर मिकदार है तकरीबन 90 to 100 ग्राम बॉडी के अंदर होती है अमाइनो एसिड की पूल है, जो फ्री अमाइनो एसिड है उनकी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इतनी कम तादाद होने के बावजूद भी प्रोटीन का जो बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है इसी के गिर्द घूमता है। अब अमाइनो एसिड की जो अमाइनो एसिड पूल है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम भी होती रहती है, ज़्यादा भी होती रहती है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए, कौन कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए से इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इसको भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर कम होती तो किस किस तरीके से कम होती है। तो अब इंक्रीज़ होती है तो ये 3 सोर्सेज हैं हमारे पास, ये हमारे पास 3 सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड का पूल है उसके अंदर प्रोटीन अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी पूल इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये वो एक तो ये है हमारे पास एक्सोजीनस प्रोटीन। सबसे पहले हमारे पास है जी, हमारे पास डिफरेंट बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, जब उनका लाइफ स्पैन खत्म होता है, लाइफ स्पैन खत्म होता है तो टूटते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो अमाइनो एसिड फ्री फॉर्म के अंदर वो अमाइनो एसिड पूल के अंदर आ जाते हैं जिसके ज़रिए अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, अमाइनो एसिड पूल ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा उसका दूसरा है हमारे पास अमाइनो एसिड, जो हम फूड के ज़रिए प्रोटीन्स लेते हैं उनके अंदर से भी अमाइनो एसिड आते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाती है, अमाइनो एसिड का पूल ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है जी तीसरा तरीका किससे हमारे पास अमाइनो एसिड पूल ज़्यादा होता है, वो ये है कि हमारे पास बॉडी के अंदर अक्सर 2 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरा नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो वो क्या काम करते हैं, वो भी प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड का पूल है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। इस तरह डिप्लीट कैसे होता है, डिप्लीट होने के लिए भी हमारे पास 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं डिप्लीट होने के। पहला तरीका यही है कि डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाती हैं, यानी अब पुरानी प्रोटीन टूटी, अमाइनो एसिड का पूल इंक्रीज़ हुआ तो नई प्रोटीन बनेगी, उससे अमाइनो एसिड दोबारा यूज़ हो जाएंगे, तो इस तरह डिप्लीट हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अमाइनो एसिड्स तो नहीं होते लेकिन अमाइनो एसिड्स की तरह नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, तो वो कंपाउंड बनते हैं तो उससे भी नाइट्रोजन का पूल डिक्रीज़ हो जाता है। और तीसरा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये है जो अमाइनो एसिड के पूल को डिक्रीज़ करेगा, वो ये है कि हमारे पास जो एसिड हैं ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड वगैरह, वो भी अगर उनकी बाहर से हम क्वांटिटी हम इंजेस्ट नहीं कर रहे, हम बाहर से एक्सोजीनस सोर्सेज हैं हम अपने फूड के अंदर नहीं ले रहे, तो हमारे पास होगा क्या, तो प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स वो उन्हीं की कैटाबॉलिज्म होगी, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस से, इसी तरह वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह भी अमाइनो एसिड का पूल डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये होता है हमारे पास जो अमाइनो एसिड का पूल है, मैंने आपको पहले बताया ये बेसिक मेटाबॉलिज्म जो होती है प्रोटीन की, उसका जो सेंट्रल पार्ट वो यही बनाता है पूल, इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है।
तो इसको हम एक नया एक और तरीके से भी, एक और एंगल से भी देख सकते हैं। उसका ये कि नाइट्रोजन बैलेंस, अगर नाइट्रोजन का जो पूल है, नाइट्रोजन के पूल जो है कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे बॉडी जो है कांस्टेंट और नॉर्मल नाइट्रोजन बैलेंस, कांस्टेंट नाइट्रोजन बैलेंस है। अगर इसका पूल इंक्रीज हो जाएगा तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा, और अगर डिक्रीज हो जाएगा तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसका, प्रोटीन टर्नओवर। प्रोटीन टर्नओवर क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये है कि बॉडी की एक अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक फॉर्म से टूटकर कैटाबॉलिज्म होती है, तो कैटाबॉलिज्म से दूसरी नई फॉर्म की प्रोटीन बन जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। बस, और कुछ भी नहीं है प्रोटीन टर्नओवर। तो प्रोटीन टर्नओवर क्या है? मैंने आपको बताया कि एक फॉर्म की प्रोटीन टूटती है और कैटाबॉलिज्म के जरिए दूसरी फॉर्म की प्रोटीन बना जाती है, तो उसको हम कहते हैं टर्नओवर, या ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह होती है प्रोटीन्स की, उसी को हम कहते हैं टर्नओवर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट प्रोटीन इन द बॉडी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड देन डिग्रेडेड, यानी कुछ प्रोटीन्स सिंथेसाइज होती हैं, सिंथेसिस होती है उनकी, कुछ दूसरी प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। यानी लाजमी ये नहीं कि उसी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और डिग्रेडेशन भी उसी की होगी, नहीं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो बन रही होती हैं, कुछ दूसरी प्रोटीन ऐसी होती हैं जो डिग्रेड हो रही होती हैं। तो लेकिन जो ओवरऑल प्रोटीन का जो बॉडी के अंदर वेट है, यानी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर अगर 70 kg का इंडिविजुअल हो तो उसके अंदर 12 kg हमारी प्रोटीन्स होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन का जो स्टोर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। प्रोटीन बन भी रही हैं, प्रोटीन टूट भी रही हैं, लेकिन जो बॉडी के अंदर प्रोटीन है वो कांस्टेंट है, 12 kg होगी, तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन टर्नओवर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये सब एक इसकी अगर हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सबसे पहले रेट, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है उसमें लिखा हुआ है जी रेट ऑफ प्रोटीन टर्नओवर वो कांस्टेंट होता है, यानी जितने रेट के साथ प्रोटीन बन रही होती हैं उसी रेट के साथ प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, तो इसको हम कहते हैं इसका जो रेट है वो कांस्टेंट है। अगर हम इसकी रेशियो निकालें तो 1 आएगी, ठीक है। अच्छा, अब कितनी जो प्रोटीन है बॉडी के अंदर टूटती हैं एक दिन के अंदर, और कितनी डिग्रेड होती हैं और कितनी सिंथेसिस होती हैं, डिसिंथेसिस, तो उसकी है जी 300 to 400 ग्राम। 300 से 400 ग्राम का जो रेट है प्रोटीन टर्नओवर का, यानी 300 ग्राम टूटती हैं और 300 से 400 ग्राम ही नहीं बनती हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो शॉर्ट लिव प्रोटीन होती हैं, जैसे कि हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, और कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनका फंक्शन बस थोड़ी सी देर के लिए होता है, तो उनका जो रेट है उसमें ये होता है हमारे पास, उनकी हाफ लाइफ जो कम होती है। तो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जल्दी टूटती हैं और जल्दी बनती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो हमारे पास होती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो एक मरतबा बन जाती हैं फिर सालों साल रहती हैं। उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं कोलेजन प्रोटीन आ गई, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आ गई, यानी वो उनकी सिंथेसिस भी बहुत आहिस्ता होती है, उनकी डिग्रेडेशन भी आहिस्ता होती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स के। अब हमारे पास है जी प्रोटीन की डिग्रेडेशन। प्रोटीन की डिग्रेडेशन के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास है जी, एक मेथड है एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटीसोम सिस्टम ऑफ साइटोसोल, एक मेथड ये है हमारे पास। दूसरा है हमारे पास एटीपी इंडिपेंडेंट डिग्रेडिंग एंजाइम सिस्टम ऑफ लाइसोसोम। एक हमारे पास साइटोसोल के अंदर होता है, वो होता है एटीपी डिपेंडेंट का मैकेनिज्म, ठीक है। उसमें होती है यूबिक्विटिन, एक स्पेशल प्रोटीन होती है वो इन्वॉल्व होती है। दूसरा हमारे पास मेथड होता है एंजाइम के जरिए डिग्रेडेशन, वो एडीपी डिपेंडेंट प्रोटीन सिस्टम होता है, ठीक है, और वो होता है हमारे पास लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। जो लाइसोसोमल सिस्टम है वो एक एंजाइम यूज़ करता है एसिड हाइड्रोलेज, उसके जरिए प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं यूबिक्विटिन प्रोटीसोम सिस्टम। तो यूबिक्विटिन बेसिकली एक प्रोटीन है, स्पेशल प्रोटीन है, जो क्या काम करती है, जो प्रोटीन डिग्रेड होने वाली होती है उनको जो प्रोटीन डिग्रेड होने वाली होती हैं उनके साथ ये अटैच हो जाती है। उनको अटैच होने के बाद वो क्या काम करती है, जाती है प्रोटीसोम, एक अनदर प्रोटीन उसके पास जाती है, उनके साथ इंटरेक्ट करती है और उसके ज़रिए प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो जाती है। अच्छा, हम इसको अब देखते हैं कैसे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने लगे हम, ठीक है। बेसिकली ये इस डायग्राम में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास होती है जी सेलुलर प्रोटीन। एक सेलुलर प्रोटीन है, ये हमारे पास प्रोटीन है सेलुलर प्रोटीन, इसने अब डिग्रेड होना है। और एक और प्रोटीन होती है जो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होती है, वो होती है यूबिक्विटिन प्रोटीन। अब यूबिक्विटिन जो प्रोटीन होती है 3 से 4 उसके मोनोमर होते हैं। यूबिक्विटिन प्रोटीन के 3 से 4 मोनोमर होते हैं, ठीक। इन मोनोमर को एक और अनदर एंजाइम, तो मैं इसकी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज ओवर प्रोटीन, जिसने डिग्रेड होना है, ठीक है।
अब हमारे पास 3 से 4 मोनोमर हैं यूबिक्विटिन के। तो यूबिक्विटिन हमारे पास है, उस पर एक एंजाइम आता है और एक्ट करती है हमारे पास एक एंजाइम E1 एंजाइम। E1 एंजाइम क्या काम करती है, वो इनको एक चेन की फॉर्म के अंदर अरेंज करवा देती है यूबिक्विटिन को। पहले तो ये सेपरेट थे ना, अब एक चेन की फॉर्म में अरेंज हो गए, ठीक है, ये अरेंज हुए चेन की फॉर्म के अंदर। चेन की फॉर्म में अरेंज होने के बाद एक और एंजाइम के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, वो एंजाइम है E2 एंजाइम। इस E2 एंजाइम के साथ इन्होंने इंटरेक्ट कर लिया। अब E2 एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करने के बाद क्या काम करते हैं, ये जो प्रोटीन थी जिसने डिग्रेड होना था, ये प्रोटीन और ये जो है सिस्टम, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इन दोनों की इंटरेक्शन एक और एंजाइम करवाती है, इन दोनों की इंटरेक्शन, इसको हम कहते हैं E3 एंजाइम। इसने इंटरेक्शन इन दोनों की आपस में करवा दी, ठीक है। अब क्या होगा जी, ये जो प्रोटीन थी, ये प्रोटीन थी, इसके साथ अटैच हो जाएगा ये पूरा का पूरा सिस्टम। इसमें था जी यूबिक्विटिन, ये यूबिक्विटिन का सिस्टम और ये E2 एंजाइम। अब इस E3 एंजाइम ने दोनों को इंटरेक्ट करवाया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। और जोड़ने के बाद एक और सिस्टम हमारे पास आता है, एक और एंजाइम प्रेजेंट होती है हमारे पास साइटोसोल के अंदर। अब वो एंजाइम क्या कर रही है, वो एंजाइम जी इनको अपने अंदर इंजेस्ट करवा लेगी, अपने अंदर उसको इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। वो एंजाइम ग्लोबुलर एंजाइम होती है जी, ये हमारे पास एंजाइम ऑलमोस्ट, इसको हम कहते हैं प्रोटियोसोम। अच्छा, उस एंजाइम ने E3 ने प्रोटियोसोम को एक्टिवेट किया। E3 ने पहले इन दोनों को आपस में जुड़वाया, उसके बाद प्रोटियोसोम को इंटरेक्ट किया। प्रोटियोसोम इसकी डिग्रेडेशन कर देगी इस प्रोटीन की, प्रोटियोसोम करेगी इसकी डिग्रेडेशन। ये होगी जी इसकी फ्रेगमेंट्स बन गए, डिग्रेडेशन होगी हमारी इस प्रोटीन की। डिग्रेडेड प्रोटीन जो जिसने डिग्रेड होना था, इसकी डिग्रेडेशन हो गई। उसके अलावा जो यूबिक्विटिन थी वो आपस में सेपरेट हो गई। इस तरह इसकी डिग्रेडेशन होती है यूबिक्विटिन सिस्टम के जरिए। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं इसमें, ठीक है। ये इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास ये प्रोटीन जिसने डिग्रेड होना था, सेलुलर प्रोटीन, ये था हमारे पास यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया एक एंजाइम ने, इसको कहते हैं E1 एंजाइम, और ये एक लीनियर चेन के अंदर कन्वर्ट हो गई और इसके साथ E2 एंजाइम भी आकर अटैच हो गई। अब E2 एंजाइम और ये लीनियर जो मॉलिक्यूल बना है वो इंटरेक्ट करेगा प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद इन दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया, जिसको E3 एंजाइम ने, यहाँ लिखा हुआ है सारे, इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। E3 एंजाइम ने दोनों को इंटरेक्ट करवाया। अब दोनों के इंटरेक्शन के बाद ये हमारे पास प्रोटियोसोम एक एंजाइम था साइटोसोल के अंदर, वो आया एक सिस्टम, उसने आकर इसको इंजेस्ट किया। इंजेस्ट करने के बाद इसके फ्रेगमेंट्स बन गए, उसके बाद यूबिक्विटिन अलग हो गया और रिसाइकल हो गया, ठीक है। इस तरह ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बने थे, तो डिफरेंट प्रोटीएज आएंगे, उसको इंटरेक्ट करेंगे इसके साथ, इसको मतलब तोड़ के ना अमाइनो एसिड्स बना देंगे, और अमाइनो एसिड्स कहाँ जाएगा, फ्री अमाइनो एसिड के पूल के अंदर, ठीक है। ये था हमारे पास यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम। प्रोटीन की डिग्रेडेशन का दूसरा मेथड, उसके अंदर ये होता है कि जो ATP इंडिपेंडेंट मेथड होता है, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करती हैं, और वो एंजाइम्स बेसिकली लाइसोसोम के अंदर ये होता है प्रोटीन की डिग्रेडेशन का दूसरा मेथड। तो लाइसोसोमल एंजाइम एक्ट करते हैं, उसके ऊपर आकर डिफरेंट प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट प्रोटीन्स जो होती हैं उनका हाफ लाइफ डिफरेंट होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो उनकी हाइड्रोलिसिस होगी वो रैंडमली हो जाएगी, यानी किसी भी प्रोटीन को उठाकर उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, अंदर से डिग्रेड कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। तो कुछ ऐसे सिग्नल्स प्रोटीन के अंदर से रिलीज होने चाहिए जो वो बताएं कि जी भाई प्रोटीन के टूटने का वक्त आ गया है। तो ऐसे सिग्नल्स प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं। तो उसमें ये होता है कि एक हमारे पास होता है एन एंड रूल। इसमें ये होता है जो एन टर्मिनल होता है प्रोटीन का, उसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रेजेंट। जिन प्रोटीन की हाफ लाइफ कम होती है तो उनका जो एन टर्मिनल होता है वो होता है डिस्टेबलाइज, अनस्टेबल होता है। यानी वो जो अनस्टेबल होता है जिन प्रोटीन का एन टर्मिनल, तो वो उन्हें, उससे हमें ये बात मालूम हो जाती है, एंजाइम्स को ये बात मालूम हो जाती है, ये वो प्रोटीन्स हैं जिनका शॉर्ट हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट है, उन्हें जल्दी टूटना है। और कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं तो कुछ ऐसी प्रोटीन्स होते हैं जिनका जो एन टर्मिनल होता है वो स्टेबल होता है, उसमें कुछ अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं एन टर्मिनल पर। यानी ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर सीरीन अगर एन टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट होगा तो सीरीन एक स्टेबल अमाइनो एसिड है, तो इसका मतलब है इस प्रोटीन की जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है। इसी तरह
कुछ डिस्टेबलाइजिंग एंड टर्मिनल्स होते हैं, उसके अंदर अमाइनो एसिड आर्जिनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, आर्जिनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। और कुछ ऐसे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद कुछ अमाइनो एसिड होते हैं एसिटाइलेटेड सीरीन, ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर अर्जिनिन या एसिटाइलेटेड एलेनिन प्रेजेंट होगा एंड टर्मिनल के ऊपर। तो ये डिस्टेबलाइजिंग अमाइनो एसिड्स हैं, ये क्या काम करेंगे, उनके एंड टर्मिनल को डिस्टेबलाइज कर देंगे। जब डिस्टेबलाइज करेंगे तो प्रोटीन इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई इनका हाफ लाइफ कम है, इन्होंने जल्दी टूट जाना है, तो इसके ऊपर अटैक कर देंगी, अटैक करके उसे डिस्टेबलाइज कर देंगी, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो उनके अंदर एक 3-4 अमाइनो एसिड ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन को शॉर्ट लिव बना देते हैं, उनका हाफ लाइफ कम कर देते हैं, ठीक है। वो हमारे पास है पेस्ट, इस तरह याद रखना उन अमाइनो एसिड्स को। एक होता है प्रोलीन, होता है ग्लूटामेट, सीरीन और थ्रियोनिन। इन 4 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं अगर उनके एंड टर्मिनल किसी प्रोटीन के एंड टर्मिनल के ऊपर आ जाए तो उसको डिस्टेबलाइज कर देंगे। जब उसके ऊपर डिस्टेबलाइज कर देंगे तो उसके ऊपर इंजाइम का जो अटैक है वो ईजिली हो जाएगा। जब ईजिली अटैक हो जाएगा इंजाइम का तो वो जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे वो प्रोटीन। तो ये हमारे पास था फर्स्ट लेक्चर ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।